तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो, फ्रिक्शन बेसिकली, मैं इस चार्ट को पहले बना देता हूँ। फ्रिक्शन को बेसिकली हमने दो ग्रुप में कैटेगराइज किया है। एक तो फ्रिक्शन जब वो कुछ नहीं, मतलब जब स्टैटिक पोजीशन में, जब वो मूव नहीं कर रहा होता है तब भी फ्रिक्शन लगता है, या फिर दूसरा केस जब वो मूव कर रहा होता है तब लगता है। तो आपके पास बेसिक अगर बेसिक क्लासिफिकेशन देखो कि फ्रिक्शन का, तो दो है। एक क्या है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, एक रहेगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक आपका रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ये एकदम बेसिक क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर भी हमने कुछ डिवीजन किया है। स्टैटिक में आपको दो तरह का चीज़ देखने मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा इसमें एडजस्टिंग फ्रिक्शन। इसमें क्या कर रहा होगा, फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर रहा होगा। अभी हम लोग शुरू करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, समझ लेंगे कुछ देर में। और एक आप और एक फ्रिक्शन को बोलोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, वीडियो में बने रहो, एकदम पूरा बढ़िया से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में दो मेन कैटेगरी, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक में एक है एडजस्टिंग फ्रिक्शन और एक है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखो, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक मतलब कोई भी चीज़ मूव कर रहा होता है। सरफेस में कोई चीज़ मूव दो तरीके से कर सकता है, या तो रोलिंग करके या फिर स्लाइड करके। तो उसमें जब फ्रिक्शन लगता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन में दो कैटेगरी है। एक है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक है जाके आपका रोलिंग फ्रिक्शन। डन। तो ये है मेरे पास मेन ब्रॉड कैटेगरी। अब ज़रा इसको एक एक करके समझेंगे। इसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज़ में बच्चों का बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है। तो इसको हम लोग बहुत बढ़िया से कर लेते हैं। अब देखो, पहले थोड़ा प्रैक्टिकल व्यू लाते हैं। ये मेरे पास एक बॉडी है, ऊपर में एक और बॉडी। अब देखना, जब मैं इस पर 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ तो ये मूव नहीं कर रहा है। फिर 2 न्यूटन लगाऊंगा तब भी मूव नहीं करेगा। एक काम करते तो हैवी ऑब्जेक्ट लेते हैं, फ़ोन ले लेते हैं, फ़ोन के ऊपर इसे मूव करेंगे। चलो, ये मेरे पास दो बॉडीज़ हो गए। अब देखो, इसमें मैं 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, नहीं मूव हो रहा है। 2 न्यूटन लगा रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा है। 3 न्यूटन तब भी नहीं। लेकिन एक 4 न्यूटन में क्या हो रहा है, जस्ट मूव होना स्टार्ट हुआ है। अब इसी चीज़ को हमें पढ़ना है। अब जब मैंने 1 न्यूटन लगाया था तब नहीं मूव हुआ था, 2 न्यूटन नहीं, 3 नहीं, 4 में भी नहीं। इस केस में मूव नहीं हो रहा था ना। ये जो मूव नहीं होना, इसी चीज़ को हमें पढ़ना है। यही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ और मुझे पता है फोर्स लगने पे मोशन होता है ना। तब भी मैंने बताया था एक और थर्ड फैक्टर है मोशन को कंट्रोल करने वाला, वो है फ्रिक्शन। जैसे हम लोग फोर्स लगाते तो मोशन होना, लेकिन यहाँ पे 4 न्यूटन तक मैंने फोर्स लगा दिया, कोई मोशन नहीं हुआ, तो मेरा वो फोर्स गया कहाँ आखिरकार, वो किसके पास है, फ्रिक्शन के पास है। तो यही चीज़ को समझते ज़रा एक बार। अब देखो, इसे समझने के लिए हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो एक ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा बड़ा करके ग्राफ बना दूंगा। अब देखो, इस वाले जो अपर वाला कॉलम है, ये मेरा फ्रिक्शन फोर्स का रहेगा, ठीक है। एक इसका रहेगा आपका फ्रिक्शन फोर्स का रहेगा, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स इसमें अपोज करने में डेवलप हो रहा होगा। और नीचे आपका क्या रहेगा, अप्लाइड फोर्स का, अप्लाइड फोर्स। इस ग्राफ को देख के बढ़िया से समझ आ जाएगा आपको। अभी देखो, स्टार्टिंग में मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया था, 1 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया था। क्या है, बॉडी मूव हुआ था क्या स्टार्टिंग केस में? जब मैंने 1 न्यूटन लगाया था मूव हुआ था? नहीं हुआ था ना। अब इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन क्या है, अपोजिंग फोर्स है, तो उसने भी कितना बना दिया होगा, तो फ्रिक्शन भी तब 1 न्यूटन लगा होगा। डन। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। फिर मैंने 2 न्यूटन लगाया था तब भी मूव नहीं हुआ था, मतलब क्या है, फ्रिक्शन भी तब कितना बन गया होगा, 2 न्यूटन बन गया होगा। डन। तो फ्रिक्शन भी तब कितना, फ्रिक्शन भी कितना फोर्स अपोज कर रहा था, अपोजिंग फोर्स है ना, कितने में, 2 न्यूटन में कर रहा था। तो इनको अगर मैं ज्वाइन कर लूँ तो क्या यहाँ कोई पॉइंट मिलेगा। फिर मैंने 3 न्यूटन फोर्स भी लगवाया था, क्या वो मूव किया था? नहीं किया था। इसका मतलब फ्रिक्शन कितना बन गया होगा तब फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन का बन गया था। उसके बाद हमने कितना लगाया था, 4 न्यूटन का फोर्स। जब हमने 4 न्यूटन फोर्स लगाया था, 4 उंगली लगा दिया था मैंने 4 न्यूटन, तब भी वो मूव नहीं कर रहा था। तो फ्रिक्शन भी तब कितना का डेवलप हो चुका होगा, 4 न्यूटन का फ्रिक्शन डेवलप हो चुका होगा। उसके बाद जैसे ही मैंने 5 न्यूटन लगाया, या 4 न्यूटन से थोड़ा ज़्यादा लगाया, मूव करने शुरू कर दिया। आया समझ में? जैसे ही मैंने 4 तक लगाया, मूव नहीं किया, जैसे ही 5 एक और लगाया तो मूव करना शुरू किया। अब देखो, इसका मतलब क्या है, जस्ट 4 के बाद ये मूव कर रहा है। देखो यार, ये कोई एग्जैक्ट पॉइंट हमें नहीं पता होता है, हम इसे एक अप्रॉक्सीमेशन मान लेते हैं कि हाँ भाई 4 तक नहीं मूव हुआ था तो 4 ही है। डन। उसके बाद देखो, कभी भी ये मूव कर, लेकिन 4 के बाद वो मूव किया था, तो हम बोलेंगे इसके बाद ये मूव कर रहा है। डन। अब देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ ना, अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है यहाँ पे। अभी अगर तुम देखो, इस पूरा प्रोसेस के टाइम पे क्या बॉडी पूरा इसमें था? ये जो पूरा प्रोसेस बना है ना, यहाँ से यहाँ तक मैंने इतने फोर्सेस लगाए,
1 2 3 4 न्यूटन लगाया, इस पूरा प्रोसेस में बॉडी क्या था, वहीं पे रुका हुआ था, लेकिन उसमें फ्रिक्शन डेवलप हुआ था। तो इस रेंज को हम बोलते हैं, इस पूरा रेंज को, यहाँ से यहाँ तक के रेंज को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का रेंज। ये क्या होता है आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। डन, ये पूरा रेंज क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद क्या हुआ, बॉडी मूव करने शुरू कर दिया। अब देखो ये जो मूव करे, मैंने इसको ग्राफ को थोड़ा नीचे बनाया, उसका रीज़न बता दूंगा। ये होता है आपका क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन का रेंज। आगे आगे जितना भी चलते रहेगा काइनेटिक, इनफाइनाइट तक चल सकता है, ठीक है। वो क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन का रेंज है आपका। डन। अब देखो, अभी मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन पूरा इस जोन में मैंने दो चीज़ें बताया था, एक होता है एडजस्टिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे तुम अगर देखो, मैंने जितना फोर्स लगाया था उतना फ्रिक्शन भी डेवलप हो रहा था। तो ये वाला पूरा रेंज क्या है, ये पूरा है आपका एडजस्टिंग फ्रिक्शन। क्या है आपका, एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। मतलब इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन एडजस्ट होता है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। आया समझ में, पूरा रेंज। और यहाँ पे जो एक मैक्सिमम वैल्यू होता है ना फ्रिक्शन का, जिस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद बॉडी मूव करना शुरू करता है, इस केस में 4 न्यूटन था, तो इस मैक्सिमम वैल्यू, जिस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद बॉडी मूव करना शुरू करता है, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं हम उसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन। डन। तो अगर हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहें, एडजस्टिंग फ्रिक्शन का तो आपको आइडिया मिल गया ना। तो अगर हम लिखें कि एडजस्टिंग फ्रिक्शन क्या होता है, एडजस्टिंग फ्रिक्शन, इसको मैं लिख दूंगा, चलो एफ ए, एडजस्टिंग फ्रिक्शन, स्मॉल एफ ए। ये क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन डेवलप्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन डेवलप होते रहेगा। डन। फिर हमने एक और टर्म यहाँ पे क्या देखा, मैक्सिमम जो वैल्यू था उसको क्या बोले थे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, पूरा रेंज है ना, या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर ऑटो एडजस्टिंग, मतलब एडजस्टिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या फिर एडजस्टिंग फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये एनी हाउ, ये हर केसेस में काइनेटिक फ्रिक्शन से भी ज़्यादा होता है वैल्यू, दिख रहा है ना, मैंने ग्राफ को नीचे बना दिया। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। जो मैक्सिमम वैल्यू होता है फ्रिक्शन का, वो क्या होता है आपका, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। अब इनको, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसको मैं एफ एल से लिखता हूँ। और काइनेटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा मेरे पे, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये क्या होता है, फ्रिक्शन डेवलप्स इन आ सरफेस ड्यूरिंग मोशन के टाइम पे जो फ्रिक्शन डेवलप होता है उसे हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। इसको लिख देंगे एफ स्मॉल के। डन। तो ये हमने कर लिया, तीनों फ्रिक्शन का यहाँ पे कर लिया, मतलब स्टैटिक काइनेटिक कर लिया, और काइनेटिक के अंदर स्लाइडिंग और रोलिंग रहेगा, दैट यू नो, दोनों केस में। डन। अब देखो, अब यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू कम क्यों हुआ, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आप लोगों को पता है ना, जो गाड़ी का जो पार्ट्स होता है ना, गियर वगैरह, गाड़ी का जो गियर होता है, मैं बनाने का ट्राई करूँगा, पता नहीं बनेगा कि नहीं। तो गाड़ी का जो गियर होता है ना, ठीक है, ये जो गाड़ी का गियर होता है हमारा, अब इन गियर के बीच में हम क्या करते हैं, ये जो अगर सपोज मान लो कि यहाँ पे तुम्हारे पास 2 गियर हैं, तो गियर के बीच में हम क्या डाल देते हैं, ग्रीस डाल देते हैं ना। अब ग्रीस डालने पे क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है। अब कैसे होता है समझो ज़रा, यहाँ पे ग्रीस डालते हैं ना, तो फ्रिक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। अब होता क्या है, असल में जब हम ग्रीस डालते हैं ना, तो ये जो सरफेस है ना, ये क्या डायरेक्टली इस मेटेलिक सरफेस के कांटेक्ट में या फिर लिक्विड के साथ कांटेक्ट में, मतलब वो ग्रीस के साथ कांटेक्ट में ना, तो इस केस में क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी डाउन होता है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब इस ये जो तुम्हारा है ना, ये जो तुम्हारा गियर है, इस गियर को पता नहीं चलता ये कितने, मतलब इसमें कितने रोटेशन में घूम रहा है, कितने स्पीड से घूम रहा है। तो वो असल में इसको पता क्या चलता है कि लिक्विड घूम रहा है, तो लिक्विड को लगता है कि बेचारा तो घूम ही नहीं रहा है, तो कम फ्रिक्शन लगाता है। आया समझ में। देखो यार, सिंपल सी बात है, जब हम लोग ग्रीस डालते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी डिक्रीज होता है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो एक्सीलरेशन डिक्रीज होगा, और जब एक्सीलरेशन डिक्रीज होगा
तो फोर्स डिक्रीज होगा, मतलब अप्लाइड फोर्स कम लगेगा। आया समझ में? तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन कम हो जाएगा तो अप्लाइड फोर्स भी कम होगा। जब अप्लाइड फोर्स ही कम होगा, जब आप फोर्स ही कम लगा रहे हो तो फ्रिक्शन क्या आएगा, कम ही आएगा ना। देन फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, देन फ्रिक्शन भी आपका कम हो जाएगा। तो ये होता है फंडा। तो अब क्या होता है, जब भी हम लोग कोई चीज़ को मूव कर रहे होते हैं ना, समझो ज़रा, जब कोई चीज़ मूव करना शुरू करता है ना तो आपको लगेगा कि इसके अंदर कुछ नहीं जा रहा है। असल में जब कोई भी चीज़ मूव करता है तो इसके अंदर थोड़े बहुत एयर पार्टिकल्स घुस जाते हैं। आया समझ में? जब कोई भी चीज़ मूव करेगा ना, मान लो कि ये मेरा सरफेस था, ये मेरा वही कैंडल या मैच बॉक्स, जब ये मूव करना शुरू करेगा ना, इसके सरफेस के नीचे थोड़े बहुत एयर मॉलिक्यूल घुस ही जाते हैं। थोड़े बहुत क्या घुस जाते हैं, एयर मॉलिक्यूल घुस जाते हैं और पीछे से निकलते हैं। डन। और जब ये निकलता है तो क्या करता है, एक रिलेटिव वेलोसिटी का लेयर क्रिएट करता है। और जब रिलेटिव वेलोसिटी का लेयर क्रिएट होता है तो आपको पता है फ्रिक्शन तो डाउन होना ही है। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी का लेयर क्रिएट, मतलब जैसे ही कोई एक लेयर इसके अंदर घुसने के साथ साथ रिलेटिव वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू करेगा। वेलोसिटी डिक्रीज होगा, एक्सीलरेशन डिक्रीज होगा। तो एक्सीलरेशन डिक्रीज होगा तो क्या, अप्लाइड फोर्स कम पड़ेगा। अप्लाइड फोर्स कम पड़ेगा तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिक डाउन होता है। तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? जैसे ये मूव करना शुरू करेगा तो इसके अंदर से एयर पास होगा, और जैसे ही एयर पास होगा तो ये फेनोमेना होगा, तो फ्रिक्शन थोड़ा सा डाउन होगा। तो अगर आपको लिखना पड़े कि इसमें से सबसे मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या है, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे मैक्सिमम है। ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन कितना तक हो सकता है, ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन या तो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा, नहीं तो उससे हमेशा कम होगा। तो पहले रिलेशन लिखूँ तो ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन या फिर इक्वल होगा किसका, लिमिटिंग का। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर तीनों को मैं इकट्ठा समअप करके लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन इज लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, ग्रेटर है एफ के से। तो एक साथ आप इस तरह लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो। जो आपका ये जो ऑटो एडजस्टिंग जो लिमिटिंग है, असल में क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, तो लिख सकते हो स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ कुछ केसेस में छोटा होगा या तो इक्वल होगा। देखो यार, अभी जब ये मूव कर रहा है ना, दिख रहा है ना, जब मूव कर रहा है तो इस वैल्यू से क्या है, कम है। अब मैं इसको अलग टर्म पे लिखूंगा, इसके टर्म पे लिखने वाला हूँ पूरा स्टैटिक, इस टर्म पे नहीं लिख रहा हूँ, ये एक रिलेशन हो सकता है हमारा, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे टर्म पे लिख रहा हूँ, ये पूरा स्टैटिक है। अगर तुम देखो स्टैटिक का वैल्यू हमेशा क्या रहा है, हमेशा नहीं, कुछ कुछ केसेस में ज़्यादा रहा है, कुछ केसेस में ज़्यादा रहा है, नहीं तो क्या हुआ, अक्सर कम ही रहा है ना। तो हम इसे ऐसा लिख देंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन में और मे बी लेस भी हो सकता है। डन। या फिर ऐसा लिख दो, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर, इक्वल टू नहीं, इज ग्रेटर देन योर काइनेटिक। स्टैटिक नहीं लिखेंगे, लिमिटिंग लिख देंगे, चलो छेड़ते नहीं है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, इसी को रखते हैं, बुक में ही दिया है तो इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। डन। मैं इसी रिलेशन को मैं दोबारा यूज़ करूँगा, ठीक है, जब मैं एक बार फ्रिक्शन का फॉर्मूला ड्राइव कर लूँगा। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत बढ़िया से समझ आया, और यहाँ पे फ्रिक्शन का जो ग्राफ है इसमें ड्रॉप क्यों आता है वो भी आपको समझ आ गया होगा। और ये कॉन्सेप्ट भी है, इसमें से क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाते हैं कि ऐसा क्या होता है जब हम गियर्स के अंदर या फिर कोई दो सरफेस के अंदर कोई ग्रीस वगैरह डाल देते हैं तो फ्रिक्शन डाउन कैसे होता है। तो ये है वो फंडा। तो आई होप आपको फ्रिक्शन का जो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है बहुत बड़ी से समझ आया, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।